हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीसी क्लासेस ऑनलाइन। एबीसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 12th का फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 चरण होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, जिनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। पहला फेज था हमारा जुवेनाइल फेज, दूसरा फेज था हमारा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा फेज था हमारा सेंसेशन फेज। तीनों के बारे में मैं फिर से एक बार रिकैप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दूं कि जुवेनाइल फेज का मतलब वो फेज जिसको हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं, जिसमें की तैयारियां होती हैं, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करते हैं और वो तैयार करते हैं अपने आप को ताकि गैमेट का फॉर्मेशन हो सके और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो टेक पार्ट कर सके। दूसरा फेज था हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जैक्ट कॉपी मतलब अपनी प्रोजेनी को वो जन्म देने में सक्षम होते थे। दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें कि हॉर्मोन्स रिलीज होते थे और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलते थे। और लास्ट फेज था हमारा सेंसेशन फेज, जिसको हम लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी कह सकते हैं, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो सीज हो जाता था और कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म वो बुढ़ापे की ओर प्रोसीड होता था और लास्ट में उसका डेथ होता था। दैट इज सेंसेशन फेज। इन तीनों फेजों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पिछले टॉपिक में बात कर चुके थे हम लोग। आज जो है हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में। ठीक है, व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टुडे वी डिस्कस अबाउट इट। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ gametes, that is male gamete and female gamete. It is a complex process because 2 sexes are involved and there are many sequential changes are occurred. Wherever the asexual reproduction is very simple, it is not a complex process. तो इसमें होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था कि प्लांट हो या ऑर्गेनिज्म हो, वही जो है 2 पार्ट में 3 पार्ट में बढ़ जाता था और एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता था। तो दैट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। बट सेक्सुअल प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। Sexual reproduction is needed for variation. Sexual reproduction is needed for the genetic recombination. Sexual reproduction is needed for the overcome of all the environmental disasters. Okay, so sexual reproduction is very important for our biology. तो sexual reproduction को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। तो sexual reproduction is characterized by the fusion of male and female gametes. The male and female gamete, male gamete और female gamete जब फ्यूज करता है तो क्या बनता है? तो that the one celled structure is known as zygote. Okay, तो the male gamete and female gamete whenever fused, then one cell structure is formed that is known as zygote. ठीक है, after zygote formation, repeated mitotic division takes place in the zygote so that the embryo is formed. Okay, the embryo, after formation of embryo and further many repeated division, the fetus is formed or the embryogenesis is formed, and lastly an organism is formed by the product of sexual reproduction. Okay, तो होता क्या है? 2 गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। बोथ गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। दोनों गैमेट के 2 हैप्लॉइड गैमेट के फ्यूज करने से डिप्लॉइड सेल बनता है, दैट इज नोन एज जाइगोट। जाइगोट जो है वो 1 सेल स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिपीटेड सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जिससे कि इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। इम्ब्रायो में भी फर्दर रिपीटेड डिवीजन होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इम्ब्रायोजेनेसिस। और लास्टली इम्ब्रायोजेनेसिस के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद उस ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है जो कि दोनों गैमेट के, दोनों मेल एंड फीमेल के कॉम्बिनेशन का, दोनों के सेक्सुअल कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन का जो है वो प्रोडक्ट होता है। दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है आप लोग समझ गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब हम लोग 3 फेज में उसको हम लोग पढ़ेंगे। 3 फेज कौन कौन से हैं? तो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर by the following 3 phases. The first phase is known as pre-fertilization phase or event. The second is fertilization and the third is post-fertilization event. Okay? तो pre-fertilization event क्या है? What is pre-fertilization event? तो pre-fertilization event में ऑब्वियस है कि जब तक मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे तो दोनों का फ्यूजन नहीं होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा? तो these events always occur before the fusion of gametes. तो जब तक फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा उसके पहले के जो स्टेज है यानी कि दोनों गैमेट को एक साथ मिलाने का जो स्टेज है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो the two main stages or the two main events always takes place in pre-fertilization events, that is gametogenesis and gamete transfer. Okay? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये इस चीज को आप लोग स्टार बनाकर लिख लीजिए फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में पूछता है व्हाट इज द या व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन और व्हाट आर द साइकिल ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो 2 प्रोसेसेस होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। पहला होता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस तो और फॉर्मेशन। तो देन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो पहले गैमेट बनेंगे उसके बाद गैमेट का ट्रांसफर होगा। तो इन्हीं दोनों क्रियाओं से मिलकर बना होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स क्या? मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। ओके, तो the process of formation of 2 types of gametes, that is male and female, is known as gametogenesis. We already know that gametes are always haploid cells. So gametes are always haploid cell. Why? This is also an important question because gametes are always formed in the gonad by the meiotic cell division or meiosis cell division. We already know that meiosis is the reductional cell division. So the gametes are always haploid in nature. Okay, तो गैमेट जो है वो कहाँ बनते हैं? गैमेट गोनैड में बनते हैं। ठीक है, गोनैड में कैसे बनते हैं? बाय द मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, तो मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान बनने के कारण, मियोसिस के कारण जो होता है गैमेट में रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है जिस कारण से गैमेट जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर? तो अब ये जो है रिडक्शन डिवीजन होता है। सो ऑलवेज गैमेट्स हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। तो 3 क्वेश्चन यहाँ अराइज हुए। पहला, गैमेटोजेनेसिस होता कहाँ है? तो गैमेटोजेनेसिस ऑलवेज अकर्स इन द गोनैड। दूसरा क्वेश्चन, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर? बिकॉज द गैमेट्स या गैमेटोजेनेसिस ऑलवेज अंडरगो meiosis cell division, so gametes are always haploid in nature. ओके, अब हम लोगों को जानना है कि गैमेट भी कितने तरह के होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पूरे जो ब्रह्मांड है, पूरे जो बायोलॉजी की जो पूरी फील्ड है, तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा बायोलॉजिकल जो फील्ड है वो टोटली डाइवर्सिटी का फील्ड है। बहुत सारे डाइवर्सिटी, विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में गैमेट भी अलग अलग बनेंगे, अलग अलग तरह के बनेंगे। तो गैमेट्स के आधार पर कितने तरह के गैमेट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ये भी हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गैमेट्स होते कितने तरह
पहले हम लोग देखते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि गैमेट्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी। वो इतने ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं कि आप उनको देखकर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। ठीक है, दैट टाइप ऑफ गैमेट्स आर नोन एज आइसोगैमेट्स। सो पहला प्रकार क्या हुआ, पहला टाइप क्या हुआ, आइसोगैमेट्स। Isogametes are almost similar in shape and size. They are almost similar, so we cannot distinguish between them कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ठीक है, तो इसका मैं एक हल्का सा आपको यहाँ पर फिगर बना के यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके का फिगर होता है, देखिए इस फिगर में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, ये फिगर देखने पर दोनों के दोनों जो है बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहे हैं, ये भी और ये भी, कि इन दोनों को देखकर आप साइज और शेप किसी भी तरीके से इसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ऐसे गैमेट को हम लोग कहते हैं आइसोगैमेट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो एल्गी का, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एल्गी का क्लैडोफोरा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आइसोगैमेट्स किसमें पाए जाते हैं, तो आइसोगैमेट्स बहुत सारे एल्गी, फंगी और प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं, लेकिन मेनली एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, दैट इज क्लैडोफोरा व्हिच इज एन एल्गी। ओके, तो आइसोगैमेट आप लोग समझ गए क्या होता है। आइसोगैमेट के बारे में क्लियर हो गया कि जो फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, दैट टाइप ऑफ गैमेट्स आर नोन एज आइसोगैमेट। अब एक चीज जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है वो मैं आपको बता दूं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहां हमें एनसीईआरटी से बाहर निकलने की ज़रूरत होगी वहां हम लोग ज़रूर निकलेंगे, लेकिन जहां ज़रूरत नहीं होगी वहां नहीं निकलेंगे। टोटली हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ बाहर निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज एक चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है जो मुझे बताना ज़रूरी है, वो ये कि एक ऐसे भी गैमेट होते हैं जो कि देखने में तो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन फिजियोलॉजिकली वो जो है वो डिफर करेंगे। कैसे, एक्टिविटी में दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन मेल जो है थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होगा फीमेल की तुलना में। तो ऐसे गैमेट को हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकली आइसोगैमेट। ठीक है, या फिजियोलॉजिकली एन आइसोगैमेट। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं, आइसोगैमेट आप समझ गए, तो फिजियोलॉजिकली एन आइसोगैमी किसको कहेंगे, तो द गैमेट्स which are morphologically similar but physiologically dissimilar is known as, यहाँ पर आप लगा दीजिएगा physiologically anisogamids। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइडा। ओके, समझ गए आप। अब एक दूसरा जो होता है टाइप, तो आइसोगैमेट में ही आपको दो टाइप मिल गए, एक ऐसा जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर हो, और ऐसा जो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर हो बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर हो। उसका एग्जांपल हो गया आपका स्पाइरोगैरा। अब दूसरा टाइप है गैमेट का हेटेरोगैमी। इसमें भी दो कंडीशन है, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जिसको कि एनसीईआरटी में जो है वो क्लियरली अलग करके नहीं बताया है। तो आप हेटेरोगैमी, और बार बार मैं बोलती हूँ कि जब मेरे लेक्चर को आप सुन लो तो उसी दिन उसी समय आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और पता चल जाएगा। ठीक है, तो हेटेरोगैमी क्या होता है, हेटेरोगैमी का मतलब ऐसा कंडीशन, ठीक है, इन विच द टू गैमेट्स आर morphologically and physiologically dissimilar। ठीक है, one gamete is smaller and other gamete is larger। The smaller gamete is active whereas the larger gamete is inactive। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन आएंगे, उसको आपको समझना है। वो कंडीशन where in which the male is larger in size whereas female is smaller in size। एक ये कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन in which the male gamete is smaller in size and
motile and stored nutrients, whereas the female gamete is much larger in size, non-motile and stored nutrients. ठीक है, दो कंडीशन फिर से समझिए, हेटेरोगैमी में दो कंडीशन, एक वो जिसमें मेल बड़ा होगा और इनएक्टिव होगा, दूसरा जिसमें फीमेल बड़ी होगी और इनएक्टिव होगी। तो जिसमें फीमेल लार्जर होगी, नन मोटाइल होगी, और मेल स्मॉलर होगा और मोटाइल होगा और एक्टिव होगा, दैट कंडीशन ऑफ हेटेरोगैमी इज नोन एज ऊगैमी, जो हम लोगों में देखने को मिलता है। ओके, तो ऊगैमी में क्या होगा, द मोटाइल एंड स्मॉलर मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म, whereas the much larger size of gamete which is non-motile and stored nutrient is called ovum और macrogamete। ओके, तो हेटेरोगैमी में भी दो कंडीशन हो गया, माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट। माइक्रो मीन्स छोटा, जब मेल छोटा होगा और फीमेल बड़ी होगी तो मेल को स्पर्म कहेंगे और फीमेल को ओवम कहेंगे। मेल एक्टिव होगा, मोटाइल होगा, फीमेल इनएक्टिव होगी, नन मोटाइल होगी, दैट कंडीशन इज नोन एज ऊगैमी। क्लियर? तो ये हो गया आपको टाइप्स ऑफ गैमेट। ठीक है, क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ गैमेट। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेक्सुअलिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअलिटी। ठीक है, तो सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो दो सेक्स सेल्स के होने की आवश्यकता होती है, दो डिफरेंट इंडिविजुअल के होने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या हर दफ़ा ये ज़रूरी है? तो नहीं, हर दफ़ा ये ज़रूरी इसलिए नहीं है कि कभी कभी हमको सेम इंडिविजुअल में दोनों सेक्स देखने को मिलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में दो इंडिविजुअल के होने की कोई आवश्यकता, कोई नीड नहीं होता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों सेक्स सेल्स प्रेजेंट हो, दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस। हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस। तो इसको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक, मोनोसियस, मोनो का मतलब अकेला, तो जब एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता हो, दैट कंडीशन इज नोन एज मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट। तो एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब कर सकेगा? जब उसके पास दोनों सेल्स होंगे, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स दोनों उसके पास होंगे। क्लियर? अब जब दो सेक्स सेल्स अलग अलग प्रेजेंट होंगे तो दैट कंडीशन इज नोन एज डायोसियस या बाइसेक्सुअल। ठीक है, समझ में आया? तो सेक्सुअलिटी दो तरीके की होगी, एक मोनोसियस और एक डायोसियस। मोनोसियस मतलब जिसमें दोनों सेक्स सेल्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। डायोसियस का मतलब जब सेक्स सेल्स जो अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो। यही कंडीशन अगर फंगी के बारे में पूछा जाए तो फंगी में थैलस कंडीशन, थैलस वर्ड यूज करते हैं। थैलस का मतलब, तो द प्लांट बॉडी ऑफ फंगी इज नोन एज थैलस। तो जब फंगी के थैलस में दोनों सेक्स सेल प्रेजेंट होंगे तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ऐसे कंडीशन को हम लोग कहेंगे डाइथैलिक और बाइथैलिक कंडीशन। और जब दोनों अलग अलग होंगे, या बाइथैलिक डाइथैलिक ना बोल के इसको भी हम मोनोसियस और डायोसियस कर सकते हैं। ठीक है, या होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब एक ही थैलस में फंगी का दोनों सेल हो, दैट इज होमोथैलिक कंडीशन। जब दो अलग अलग थैलस में दो अलग अलग फंगी के इंडिविजुअल में अलग अलग सेक्स रहेंगे तो उसको कहेंगे हेटेरोथैलिक कंडीशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। क्लियर? तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो पहले अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो होते हैं, पहला होता है गैमेट का फॉर्मेशन दैट इज गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा होता है गैमेट का ट्रांसफर। तो अभी हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं कि गैमेट कहाँ बनता है और कितने टाइप के गैमेट होते हैं। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गैमेटोजेनेसिस के बाद हम लोगों ने अभी जाना सेक्सुअलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, तो आज
हम लोग यहीं तक। अगले दिन जो है हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।